नमस्कार और स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशियों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जी। ये वो दौर था जब भारत के नक्शे पर बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े भी। बिल्कुल। और ये समझना न सिर्फ इतिहास के लिहाज से दिलचस्प है, बल्कि मुझे लगता है यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है, काफी सवाल आते हैं। जो हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि शासकों, उनकी राजधानियां, अहम घटनाओं और उस दौर की खास बातों को निकालें। जी बिल्कुल। महत्वपूर्ण तथ्य जैसे सामाजिक, आर्थिक पहलू, धर्म, रिलीजन और खासकर जो वर्ष, ईयर्स और संख्याएं, नंबर्स हैं, उन पर ध्यान देना होगा। हाँ, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध से कहानी शुरू होती है ज्यादातर, है ना, हर्यंक वंश। बिल्कुल। मगध के उत्कर्ष की शुरुआत यहीं से मान सकते हैं। हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। उन्होंने ही मगध को एक क्षेत्रीय शक्ति से बड़ा बनाने की नींव रखी। अच्छा। उन्होंने पड़ोसी राज्य अंग को जीता, मगध में मिला लिया और साथ ही कोसल और वैशाली जैसे जो ताकतवर राज्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। डिप्लोमेसी मतलब? जी, कूटनीति। इससे स्थिति मजबूत हुई। और हाँ, बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। राजधानी थी राजगिर या गिरिव्रज भी कहते हैं। ठीक है। बिंबिसार के बाद उनके बेटे अजातशत्रु का जिक्र आता है। जी। इनके बारे में तो काफी नाटकीय बातें हैं। हाँ, कहा जाता है कई स्रोतों में कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। उथल पुथल को दिखाता है, लेकिन वो शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे। पिता की जो विस्तार नीति थी उसे और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। वैशाली के लिच्छवियों को हराना उनकी एक बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाती है। कौशल पर भी दबदबा कायम किया। और बौद्ध संगीति भी तो हुई थी इनके समय, पहली वाली। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। पहली बौद्ध संगीति 483 BC मतलब 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। अध्यक्ष थे महाकश्यप और संरक्षक स्वयं अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बाद आए उदयन, पाटलिपुत्र वाले। जी, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नया शहर बसाया, पाटलिपुत्र, और उसे अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, तो राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र आ गई। हाँ, और ये जगह सामरिक और व्यापारिक नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई आगे चलकर मगध के लिए। आपने बौद्ध संगीतियों का जिक्र किया। पहली तो अजातशत्रु के समय हो गई, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। बाकी तीन के बारे में भी थोड़ा बताएं। जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली के ठीक 100 साल बाद 383 BC 383 ईसा पूर्व में हुई दूसरी बौद्ध संगीति, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये वैशाली में हुई। अच्छा, 100 साल बाद। जी। अध्यक्ष थे सबकामी और संरक्षक थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के थे। ओके। फिर तीसरी संगीति हुई मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में, लगभग 250 BC 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में ही। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा, अशोक के समय में। ठीक है। और चौथी वो हुई थी कुषाण राजा कनिष्क के समय, AD 72 मतलब 72 ईस्वी में। जगह थी कुंडलवन, कश्मीर में। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं याद रखने के लिए। जी बिल्कुल। इनसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नियमों को व्यवस्थित करने में मदद मिली। ठीक है। हर्यंक वंश के बाद आपने शिशुनाग वंश का नाम लिया। कालाशोक इसी वंश के थे। जी हाँ, संस्थापक थे शिशुनाग। और इस वंश की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है अवंती राज्य पर विजय। अवंती, वो जो उज्जैन वाला इलाका? हाँ, वही। अवंती उस समय मगध का एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। उसे हराने से मगध का प्रभाव पश्चिम भारत तक काफी बढ़ गया। कालाशोक या काकवर्ण इसी वंश के थे। और फिर आया नंदवंश। नंदवंश को इन्हें भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहते हैं। और ये भी सुना है कि ये गैर क्षत्रिय मूल के थे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। पुराणों में उन्हें एकराट मतलब एकमात्र शासक और सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा गया है। ये उनके विशाल साम्राज्य और शायद उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी उसको एक तरह से चुनौती देने की तरफ इशारा करता है। नंदों ने एक बहुत बड़ी सेना रखी थी और एक व्यवस्थित प्रशासन बनाया था। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि जब सिकंदर अलेक्जेंडर की सेना व्यास नदी तक पहुंची, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैसेडोनिया का राजा, तो उसकी सेना ने नंद सेना के भय से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अच्छा।
ये घटना हुई थी नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद के समय, लगभग 326 BC, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का आक्रमण वैसे भारत के उत्तर पश्चिम के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। हाँ, वो पोरस के साथ युद्ध का जिक्र आता है, हाइडेस्पीस। जी, झेलम ददी। यूनानी उसे हाइडेस्पीस कहते थे। राजा पोरस या पुरुषोत्तम के साथ वो मशहूर लड़ाई हुई थी। और हाँ, भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकारी साइरस था, फारस का। भारत का पहला विशाल एकीकृत साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल लगभग 321-298 BC ने अपने गुरु और कह सकते मुख्य रणनीतिकार चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उन्हीं की मदद से धनानंद को हराया। और ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त को सेंड्रोकॉटस कहते हैं। उन्होंने न सिर्फ नंद साम्राज्य जीता, बल्कि उत्तर पश्चिम में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया, लगभग 304 BC में। सेल्यूकस, वही जिसका राजदूत मेगास्थनीज आया था? हाँ, बिल्कुल, संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के बड़े इलाके दिए, और फिर मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जो मौर्य भारत के बारे में जानकारी का बहुत बड़ा स्रोत है, हालांकि वो अब अपने मूल रूप में नहीं मिलती। अच्छा। और चाणक्य की योजनाएं वो मुद्रा राक्षस नाटक में है। जी, विशाखादत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, उसमें चाणक्य की कूटनीति का अच्छा चित्रण है। चंद्रगुप्त की मां मुरा के बारे में कहा जाता है कि वो नंद दरबार में शूद्र महिला थी। चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना बनाई, कहते हैं 6 अंगों वाली सेना थी, और जीवन के आखिर में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। हाँ, जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवण बेलगोला चले गए थे, वहीं संथारा से प्राण त्यागे। ओह, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए। जी, यूनानी स्रोतों में अमित्रघात नाम मिलता है इनका। इसका क्या मतलब है? बिंदुसार शासनकाल लगभग 298-273 BC। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अच्छा, तो लगता है कि उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि शायद थोड़ा विस्तार भी किया। कुछ कहते हैं कि दक्कन में कुछ इलाके जीते, जिससे साम्राज्य पश्चिम में अरेबियन सी से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उनके दरबार में भी यूनान से राजदूत आया था, देमाचोस नाम का। बिंदुसार ने अपने बेटों को गवर्नर बनाया था, जैसे सुमना को तक्षशिला और अशोक को उज्जैन का। और फिर आते हैं सम्राट अशोक, भारतीय इतिहास के शायद सबसे प्रसिद्ध शासक। हाँ, बिल्कुल। अशोक शासनकाल लगभग 268-232 BC। इनका नाम असल में मस्की जैसे कुछ छोटे शिलालेखों में ही मिलता है। अच्छा, तो बाकी जगह? ज्यादातर अभिलेखों में उन्हें देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में प्रिय, इन उपाधियों से बुलाया गया है। अशोक पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अभिलेखों के जरिए सीधे अपनी प्रजा से बात की। ये बड़ी बात है। जी, ये अभिलेख प्राकृत भाषा में है मुख्यतः, पर ग्रीक और अरामी में भी मिले हैं। लिपि ज्यादातर ब्रह्मी है, जिसे पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसिप, हाँ, ये नाम जरूरी है। बिल्कुल, उनके पढ़ने के बाद ही अशोक के बारे में इतनी जानकारी सामने आई। और अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 BC। जी, 261 ईसा पूर्व, उनके शासन के 8वें साल में। इस युद्ध की भयावहता का वर्णन उनके 13वें प्रमुख शिलालेख में है। तो युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ? हाँ, कहते हैं युद्ध में हुए रक्तपात ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने दिग्विजय यानी सैन्य विजय की नीति छोड़ दी और धम्म विजय यानी धर्म द्वारा विजय की नीति अपनाई। धम्म, ये बौद्ध धर्म था? हाँ, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। लोक कल्याण के काम भी किए, सड़कें, कुएं, अस्पताल, सांची स्तूप जैसे कई स्मारक बनवाए। उनके अभिलेखों में श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी मिलता है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? धीरे धीरे पतन हो गया? हाँ, अशोक के उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं थे। इतना बड़ा साम्राज्य संभालना, खर्चे, और शायद अशोक की शांति नीति से सेना भी उतनी सक्रिय नहीं रही होगी। तो कई कारण थे। अंतिम राजा कौन था? अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी 185 BC में।
और यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई। मौर्य की कुछ और खास बातें, जैसे सिक्के या आर्किटेक्चर। हाँ, मौर्यों के समय आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स चलते थे। ये चांदी या तांबे के होते थे जिन पर ठप्पा मारकर निशान बनाए जाते थे, जैसे मोर, पीकॉक, पहाड़ी, हिल, आधा चांद। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स। जी, और वास्तुकला में चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की शुरुआत हुई, जैसे गया के पास बराबर गुफाएं जो आजीवक साधुओं को दान दी गई थीं। और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए वलय कूप, रिंग वेल्स, एक तरह के पक्के कुएं, वो भी पहली बार इसी दौर में दिखते हैं। अच्छा, तो मौर्यों के बाद मगध पर आया शुंग वंश, सुंगा डायनेस्टी। 185 से 73 बीसी तक पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। तो क्या इस समय ब्राह्मण धर्म या भागवत धर्म का फिर से उदय हुआ? हाँ, ऐसा माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उनके समय वैदिक यज्ञों और परंपराओं को फिर से महत्व मिला। कुछ बौद्ध ग्रंथ अवश्य उन्हें बौद्धों का उत्पीड़क बताते हैं, पर इसके प्रमाण थोड़े विवादित हैं। लेकिन हाँ, भागवत धर्म, जो वैष्णव धर्म का ही शुरुआती रूप था, वो जरूर लोकप्रिय हुआ इस काल में। और महान वैयाकरण पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा। हाँ, योग वाले पतंजलि से अलग। जी, ये व्याकरण वाले पतंजलि हैं। वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। कला में भरहुत स्तूप का विस्तार इन्होंने करवाया। शुंगों के बाद कण्व वंश, ये तो बहुत कम समय के लिए रहे। जी हाँ, बहुत छोटा शासनकाल। अंतिम शुंग राजा देवभूति को उनके ही मंत्री वासुदेव ने 73 बीसी में मार दिया और कण्व वंश की नींव रखी। ये सिर्फ 45 साल, मतलब 73 से 28 बीसी तक ही रहे। बाद में दक्कन के सातवाहनों ने इन्हें हटा दिया। ठीक इसी समय के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी शक्तियों का आना शुरू हुआ। हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण। हाँ बिल्कुल, मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो उत्तर पश्चिम में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। इसे भरने के लिए मध्य एशिया और यूनान से कई समूह आए। सबसे पहले थे हिंद यवन, इंडो ग्रीक्स। मिनांडर का नाम बहुत सुना है इनमें। जी, मिनांडर या मिलिंद शासनकाल लगभग 165-145 बीसी सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन राजा था। राजधानी थी साकल, यानी आज का सियालकोट। एक बौद्ध दार्शनिक थे नागसेन। उनके और मिनांडर के बीच जो सवाल जवाब हुए वो एक किताब में है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। कहते हैं इसके बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा। हिंद यवन पहले थे जिन्होंने भारत में ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम और तस्वीर साफ होती थी। और सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स भी सबसे पहले इन्होंने ही जारी किए। इनकी वजह से भारतीय कला पर यूनानी प्रभाव पड़ा, जिसे हेलेनिस्टिक कला कहते हैं। गांधार कला इसी से निकली। हिंदी यवनों के बाद शक आए। शक राजा रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख बहुत मशहूर है, संस्कृत का पहला लंबा अभिलेख। जी हाँ, शक मध्य एशिया से आए और पश्चिमी भारत में जम गए। रुद्रदामन प्रथम शासनकाल लगभग AD 130 से 150 सबसे ताकतवर शक राजा था। उसका जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख कई वजहों से खास है। एक तो ये विशुद्ध संस्कृत, चेस्ट संस्कृत में लिखा पहला ज्ञात लंबा अभिलेख है। दूसरा, इसमें मौर्यों की बनाई सुदर्शन झील की मरम्मत का जिक्र है। अच्छा, मौर्यों की झील की मरम्मत शकों ने कराई? जी, अपने खर्चे पर कराई रुद्रदामन ने। इससे उस समय की सिंचाई व्यवस्था का पता चलता है। रुद्रदामन ने सातवाहनों को भी 2 बार हराया था। और एक और बात, उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराकर 57 BC यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ओ, विक्रम संवत की शुरुआत यहाँ से जुड़ी है। हाँ, ऐसा माना जाता है। शकों के बाद पहलों, पार्थियंस, फिर कुषाण। कुषाण राजा कनिष्क का नाम तो बहुत बड़ा है। शक संवत भी इन्होंने शुरू किया? जी, पहलवों का दौर छोटा था। राजा गोंडोफन्निस के समय सेंट थॉमस के भारत आने की कहानी है। फिर आए कुषाण, जिन्हें यूची या तुखारियंस भी कहते हैं। ये मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक। सबसे महान राजा हुए कनिष्क। उन्होंने AD 78 यानी 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया, जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। अच्छा, शक संवत कनिष्क ने शुरू किया 78 AD में। जी।
कुषाणों में बहुत ज्यादा और बहुत शुद्ध सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स जारी किए। कनिष्क कला और साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में कौन कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी, नागार्जुन, महान बौद्ध दार्शनिक, वसुमित्र और चरक, चरक? आयुर्वेद वाले। हाँ, चरक संहिता वाले चरक। ये सब कनिष्क के दरबार में थे। और चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कनिष्क के समय ही कश्मीर में हुई थी। गांधार और मथुरा कला शैलियां भी इसी काल में खूब फली फूली। एक यूनानी इंजीनियर एगेसिलाउस को भी उन्होंने संरक्षण दिया था। वाह, काफी कुछ हुआ कनिष्क के समय। हाँ, अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें। दक्कन में सातवाहन और सुदूर दक्षिण में संगम काल। जी, दक्कन में मौर्यों के बाद सातवाहनों ने एक मजबूत राज्य बनाया, लगभग पहली सदी बीसी से दूसरी सदी एडी तक। इन्हें आंध्रास भी कहा जाता है। संस्थापक थे सिमुका। ओके। सबसे प्रसिद्ध राजा हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। जी। इन्होंने शकों को हराया था। सातवाहनों की एक खास बात है कि ये अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, जैसे गौतमीपुत्र मतलब गौतमी का पुत्र। अच्छा, मातृसत्तात्मक समाज था क्या? पूरी तरह मात्र सत्तात्मक तो नहीं, पर माँ का सम्मान ज्यादा था। राजकीय भाषा प्राकृत थी और इन्होंने सिक्के ज्यादातर सीसे के चलाए, ओके। जो उस समय थोड़ा अलग था। तांबा, कांस्य, पोटीन के भी थे। और आर्किटेक्चर? हाँ, पश्चिमी घाट में चट्टानों को काटकर बड़े सुंदर चैत्य, पूजा हॉल और विहारास रहने की जगह बनवाए, जैसे कार्ले, कन्हेरी, नासिक में। और सुदूर दक्षिण का संगम काल, चेरास, चोलास, पांड्यास। हाँ, संगम युग मोटा मोटा 300 बीसी से एडी 300। तमिल प्रदेश यानी एकदम दक्षिणी भारत का शुरुआती ऐतिहासिक दौर है। इस समय 3 बड़े राजवंश थे। पांड्यस, राजधानी मदुरई जो मोतियों के लिए मशहूर थी। मदुरई। फिर चोल, जिनका इलाका कावेरी नदी के आसपास था, राजधानी पहले उरैयूर, बाद में पोहार या कावेरी पट्टनम। और तीसरे थे चेराज, जिनका राज आज के केरला वाले इलाके में था, राजधानी वंजी। इन तीनों में झगड़े चलते रहते थे? हाँ, लगातार। इस दौर की जानकारी हमें मिलती है संगम साहित्य से। ये तमिल भाषा का सबसे पुराना साहित्य है। कवियों की सभाएं होती थी जिन्हें संगम कहते थे, वहीं ये रचा गया। तिरुवल्वर की कुरल इसी दौर की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसे 5वां वेद या तमिल भूमि के बाइबल भी कहते हैं। अच्छा, और व्यापार? हाँ, रोमन साम्राज्य के साथ बहुत जोरों का व्यापार था। पांड्यों ने तो सम्राट ऑगस्टस के पास अपना दूतावास भी भेजा था। ठीक है, अब आते हैं गुप्त काल पर। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, स्वर्ण युग कहने पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस तो है, क्योंकि हर चीज सोने की नहीं थी। आम आदमी की स्थिति कैसी थी, ये भी सवाल है। लेकिन हाँ, ये सच है कि गुप्त काल लगभग 4वीं से 6वीं सदी एडी में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इन सब में जबरदस्त उन्नति हुई। राजनीतिक स्थिरता भी रही काफी समय तक। और सोने के सिक्के भी बहुत चले? हाँ, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे, इसी युग में जारी हुए। ये समृद्धि का प्रतीक तो थे ही। तो शुरुआत किसने की? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, जिससे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। मगध, प्रयाग, साकेत पर अधिकार किया। फिर समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। जी, समुद्रगुप्त लगभग AD 335 to 380, एक महान विजेता। उनकी जीत का ब्यौरा मिलता है प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख में। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिसेन ने। V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। हालांकि ये तुलना थोड़ी यूरोप केंद्रित है, पर उनकी सैन्य क्षमता जबरदस्त थी। वो कला और संगीत के भी शौकीन थे। सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते दिखाया गया है। उपाधियां थीं कविराज विक्रम। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की इजाजत भी इन्हीं से मांगी थी। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ, विक्रमादित्य, नवरत्न इन्हीं के दरबार में थे। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य लगभग AD 380-414। इनके समय गुप्त साम्राज्य शिखर पर था। इन्होंने पश्चिम भारत से शकों का सफाया किया, शक छत्रप रुद्र सिंह तृतीय को हराया और शकारी की उपाधि ली। इसी जीत की खुशी में चांदी के सिक्के चलाए। ऐसा करने वाले ये पहले गुप्त राजा थे। अच्छा, चांदी के सिक्के इन्होंने शुरू किए? जी,
और इनके दरबार में नवरत्न होने की बात कही जाती है, जिनमें कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर जैसे विद्वान थे। हालांकि नवरत्नों की लिस्ट और ऐतिहासिकता पर थोड़ा मतभेद है। और फाहियान, चीनी यात्री? हाँ, फाहियान इन्हीं के समय भारत आया था, लगभग AD 399-414, और दिल्ली में मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, हाँ, कमाल है वो भी इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जुड़ा माना जाता है। एक कहानी ये भी है कि इन्होंने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी विधवा ध्रुवा देवी से विवाह किया था। बाप रे, राजवंशों में ये सब तो चलता ही रहता था। जी। फिर आए कुमारगुप्त प्रथम, लगभग AD 415 से 455। इनके समय शांति रही। इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की। ये भगवान कार्तिकेय के उपासक थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव इन्होंने रखी। जी, नालंदा महाविहार की। और अंतिम महान गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त, लगभग AD 455 से 467। इनके समय हूणों का आक्रमण हुआ था। हाँ, उत्तर पश्चिम से बर्बर हूणों के जबरदस्त हमले हुए। स्कंदगुप्त ने उनका डटकर सामना किया और उन्हें खदेड़ा भी। इसका जिक्र मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। इस जीत पर इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली, लेकिन हूणों के लगातार हमलों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी। तो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य बिखर गया। फिर उत्तर भारत में हर्षवर्धन का जिक्र आता है, पुष्यभूति वंश। जी, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से छोटे छोटे राज्य बन गए। हर्षवर्धन शासनकाल AD 606 से 647 ने थानेश्वर के पुष्यभूति वंश को संभाला। पिता थे प्रभाकर वर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। इन्होंने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को फिर से एक किया। हालांकि दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें नर्मदा नदी पर रोक दिया था। ह्वेन-त्सांग, वो चीनी यात्री। हाँ, ह्वेन-त्सांग हर्ष के ही समय भारत आया था। उसने हर्ष के राजपाट, समाज और नालंदा का बहुत अच्छा वर्णन किया है। हर्ष खुद भी विद्वान थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंदा। अच्छा, राजा खुद नाटक लिखते थे? जी, और उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित यानी हर्ष की जीवनी और कादंबरी जैसे मशहूर ग्रंथ लिखे। हर्ष ने नालंदा में एक बड़ा मठ भी बनवाया था। प्राचीन भारत में तो बहुत सारे राजवंश हुए। क्या कुछ और प्रमुख राजवंशों और उनकी खास बातों का जिक्र कर सकते हैं जो परीक्षा के लिए खास हों? हाँ, जरूर। संक्षिप्त में कुछ और देख लेते हैं। राष्ट्रकूट 8वीं-10वीं सदी, दक्कन में थे। संस्थापक दंती दुर्ग। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, वो जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया है। हाँ, अद्भुत है वो तो। जी। और अमोघ वर्ष कन्नड़ काव्य कविराज मार्ग के लेखक थे। एलिफेंटा गुफाएं भी इनके समय की हैं। पल्लव 6वीं-9वीं सदी, दक्षिण में तमिलनाडु में, राजधानी कांची। संस्थापक सिंह विष्णु। सबसे महान राजा नरसिम्हवर्मन प्रथम, जिन्होंने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम बसाया और वहां के रथ मंदिर बनवाए। वो पत्थर के रथ जैसे मंदिर। जी, वही, पगोड़ा भी कहते हैं। द्रविड़ मंदिर शैली में इनका बहुत योगदान है। चालुक्यस, इनकी कई शाखाएं थी। वातापी या बादामी वाले, 6वीं-8वीं सदी सबसे प्रसिद्ध। संस्थापक जयसिम्हा। पुलकेशिन द्वितीय इसी वंश के थे, हर्षवर्धन वाले। पाल्स 8वीं-12वीं सदी, बंगाल बिहार में, राजधानी मुंगेर। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, नालंदा को भी सुधारा। ये बौद्ध धर्म के आखिरी बड़े संरक्षक थे। गुजर प्रतिहार्स 8वीं-11वीं सदी, उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य बनाया। कन्नौज के लिए पाल और राष्ट्रकूटों से इनका त्रिपक्षीय संघर्ष चला। मिहिर भोज या भोज या आदिवरा इनके सबसे शक्तिशाली राजा थे। चंदेला बुंदेलखंड में खजुराहों के मंदिर इन्होंने बनवाए। गंगवंश ओडिशा में, नरसिम्हदेव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर, अनंतवर्मन ने पुरी का जगन्नाथ मंदिर और केसरियों ने भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। राजपूत, बाद के दौर में उत्तर भारत में कई राजपूत वंश उभरे, जैसे प्रतिहार्स, चौहान्स, चालुक्य सोलंकीज, परमार्स। और दक्षिण में चोल फिर से शक्तिशाली हुए थे, बाद वाले चोल। जी हाँ, बिल्कुल, बाद के चोल 9वीं-13वीं सदी। इन्हें विजयालया ने फिर से स्थापित किया।
राजधानी बनाई तंजौर। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को खत्म किया। परांतक प्रथम ने मदुरई जीता, पर राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से तक्कोलम के युद्ध में हार गए। सबसे महान हुए राजराज प्रथम, लगभग एडी 985 से 1014। इन्होंने नौसेना बनाई, श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता और दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य तक पहुंच गए। तंजौर का विशाल राजराजेश्वरा या बृहदेश्वरा शिव मंदिर इन्होंने ही बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर, हाँ। फिर उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, लगभग एडी 1014 से 1044, तो और आगे बढ़े, पूरा श्रीलंका जीता, गंगा नदी तक उत्तर भारत में सेना भेजी और गंगईकोंड, गंगा का विजेता की उपाधि ली। नई राजधानी गंगईकोंड चोलोपुरम बसाई। गंगईकोंड, जी, चोलों की नौसेना बहुत ताकतवर थी और उनका स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत उन्नत था। और कला में नटराज यानी नाचते हुए शिव की जो कांसे की मूर्तियां हैं, वो चोल काल की बेहतरीन देन है। कमाल है। तो ये थी प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों की एक झलक। हमने देखा कैसे मगध से लेकर सुदूर दक्षिण तक अलग अलग ताकतें उठीं, गिरीं, साम्राज्य बने, कला, साहित्य, धर्म, रिलीजन, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सब पर असर डाला। ये जानकारी मतलब परीक्षाओं के लिए तो है ही जरूरी, पर अपने इतिहास को समझने के लिए भी कितनी अहम है। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, इन सभी राजवंशों के उत्थान और पतन के जो चक्र हमने देखे, उनसे आज के शासन और समाज के लिए क्या सबक मिल सकता है? क्या इतिहास वाकई खुद को दोहराता है? क्या सत्ता का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, धार्मिक नीतियां, आर्थिक तरीके, क्या ये पैटर्न बार बार आते हैं, या फिर हर युग मतलब अपनी अनूठी चुनौतियां और अवसर लाता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत खूब, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। खैर, इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।